हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का मैथ का लेसन नंबर 5 जिसका शीर्षक है प्रारंभिक आकारों को समझना को देखेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का मैथ का लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक देख चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। आराम से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और किसी ने कहा था कि सर आप डेली वीडियो नहीं डाल रहे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा वीडियो ही बनाऊँ, लेकिन डेली वीडियो आपको जरूर दूँ। तो चलिए आज इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना है, यानी स्टार्टिंग में कैसे आकार होते हैं, ज्यामिति में क्या क्या होता है उसे समझना है। लेसन 4 जरूर आप देख लीजिएगा, उसके बाद अध्याय 5 देखिएगा। बहुत सारी चीज़ लेसन 4 में यानी अध्याय 4 में क्लियर किया गया है और आज हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है रेखाखंडों की तुलना करना, यानी किसी भी रेखाखंड आपको मैंने समझाया था, कोई भी रेखा का टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं। इन मान लीजिए एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, दोनों में तुलना कैसे करेंगे। दोनों का नाम मैं लिख देता हूँ। ये समझिए आप ए, और ये क्या है, बी है। ये भी समझ जाइए, ये आपका ए है या बी है, या कोई भी नाम दे सकते हैं, बी सी भी दे सकते हैं या डी सी दे सकते हैं, जो नाम देना चाहिए। दोनों में तुलना करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है या कैसा है दोनों रेखाखंड। तो इसमें तुलना करना है तो कैसे तुलना करेंगे, तो एक तो आप देख के बता सकते हैं कि ए बी ये वाला जो है, या इसको मान लीजिए ये सी हो गया, ये मान लीजिए डी हो गया। इन दोनों रेखा में आप तुलना करके बताइए कौन सा बड़ा है, ये या ये। तो आप बोलिएगा कि ए बी जो है वो बड़ा है, देख के एक तुलना कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से कितना बड़ा है कितना छोटा है ये आप तो बता नहीं सकते। को देख के तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आप नहीं बता सकते हैं। एक होता है, दूसरा बताया गया है जो एनसीईआरटी बुक में, वो है अक्स द्वारा तुलना करना। इसमें इन्होंने क्या किया है ना कि इतना बड़ा कागज का टुकड़ा काट के फिर इसको उठा के इसके ऊपर रख के फिर अक्स द्वारा मतलब तुलना की है। मतलब इसको कागज के टुकड़े पे काट के फिर इसके ऊपर रख के अक्स द्वारा तुलना करना उसे कहते हैं। इसके बाद उन्होंने उपयोग किया था रूलर और डिवाइडर का। रूलर क्या होता है, जो आपने इंच देखा होगा ना, इंच ऐसे करके होता है ना, जिससे आप लोग स्केल कहते हैं। ये ऐसे करके रहता है जिसमें इसमें लाइनिंग में नंबर वगैरह लिखा होता है। तो इसी इंच को हम लोग क्या कहते हैं, रूलर कहते हैं। अब बात आती है डिवाइडर। तो डिवाइडर आपने देखा होगा, जिसका आपने सोचा होगा जब कुछ लोग इसे औजार बक्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक बॉक्स आता है जिसमें बहुत सारे आप पेंसिल वगैरह खरीदने के लिए उसे रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी उसे कहते हैं, कुछ लोग उसे औजार बॉक्स या टूल बॉक्स भी कहते हैं। उसमें देखिएगा तो आपको वहाँ पे एक डिवाइडर मिलेगा। डिवाइडर में आपको ऐसे करके मिलता है, आपको यहाँ से ये ऐसे करके मिलेगा। दोनों ये जो क्षेत्र होता है वो नुकीला होता है, और इसमें पेंसिल वाला चीज़ नहीं होता कि पेंसिल यहाँ पे लगा के करने वाला नहीं होता, ऐसे ही डिवाइडर आपका होता है। तो ये मापने के लिए आप कर सकते हैं, दोनों जो भी तुलना करना है। जैसे में ये होता है, कैसे यूज कैसे करते हैं, जैसे इस डिवाइडर को उठाइए, फिर यहाँ लेके जाइए, फिर यहाँ लेके जाइए, देख लीजिए तुलना करके कितना है। फिर तुलना करने के बाद आप इसमें यूज कर सकते हैं कि यहाँ से मतलब यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेके वहाँ तक इतनी लंबाई है। फिर इसको छोटा कीजिए, मतलब इसके मुताबिक यहाँ लेके आइए और यहाँ लेके जाइए। फिर इसको डिवाइडर से नापने के बाद यहाँ पे रूलर पे ले जाके देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है कितना, फिर वो छोटा कितना बड़ा है वो चीज़ इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे केवल रूलर द्वारा क्यों नहीं कर सकते, बुक में केवल रूलर का भी, यानी 3rd नंबर पे केवल रूलर का भी उन्होंने दिखाया था। तो उसमें इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये जो रेखा है ये वाली, तो इसको हम आराम से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई कभी मोटाई मतलब पतली भी हो सकती है, कभी मोटा भी हो सकता है। तो एक मान लीजिए पतली रेखा है, एक मोटा रेखा को, दोनों में अंतर आ जाता है, ठीक से वास्तविक रूप से नहीं देख सकते। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका जो आगे का सिरा होता है वो नुकीला होता है। तो पहला चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया। यही रेखाखंड की तुलना में 3-4 पेज लगातार बताया गया है। अब हम बात करते हैं ना, कोण के बारे में चर्चाएं हैं। समकोण, रिजु कोण और भी बहुत सारे कोण हैं, सारी कोण के बारे में चर्चा है। इसको ठीक से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, और कुछ बुक से एक्स्ट्रा भी देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा।
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन हम आज इस अध्याय को आधा पढ़ाएंगे, फिर इसी अध्याय को आधा भाग हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन आपका टोटली कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी बता के। एक शब्द यूज होता है दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा। आप क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्लॉकवाइज तो समझ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज आदमी समझ जाता है कि एक घड़ी की दिशा होता है, एक घड़ी की विपरीत दिशा होती है। लेकिन अगर दक्षिणावर्त दिशा वामावर्त दिशा हो तो उसे नहीं समझ पाते हैं, तो आज क्लियर कर लीजिएगा। घड़ी के विपरीत जो होगा वो वामावर्त दिशा होता है, दूसरा घड़ी की दिशा होता है वो दक्षिणावर्त दिशा होता है। जैसे में आपने देखा होगा ये घड़ी है, घड़ी हो गई। घड़ी चाहे आप सामने खड़े भी हैं तो क्या होता है ना कि अगर इधर से, यानी ये मान लीजिए पूरब हो गया, ये कौन सा मान लेते हैं, मान लीजिए ये पूरब हो गया, तो ये पश्चिम होगा, पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा होगा, पूरब पश्चिम, तो ये कौन सा होगा, दक्षिण होगा, और ये होगा आपका उत्तर। मैं याद करवा रहा हूँ कैसे दक्षिणावर्त होता है। तो पूरब से अगर हम दक्षिण घूमते हैं तो ये क्या हो गया, दक्षिणावर्त हो गया। अब घड़ी को भी देखिएगा ना तो ऐसे ही घूमती है, ऐसे घूमती है ना, ये क्लॉकवाइज कहते हैं इसको। क्लॉक, घड़ी की सुई इधर से ही घूमती हुई जाती है। एंटी क्लॉक क्या होता है ना, ठीक उसका उल्टा होता है। ये वामावर्त मीन्स क्या, उत्तर के तरफ से, यानी ये उत्तर हो गया ना, तो पूरब से ये उत्तर घूम रही है, ऐसे करके घूमी, ऐसे करके, ऐसे करके जब घूमे तो समझिए कि कह रहा है एंटी क्लॉक कह रहा है, यानी उल्टा दिशा में ये घूम रही है, ऐसे करके घूम रही है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूमना इसको कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया कि दक्षिणावर्त क्यों कहते हैं घड़ी की दिशा को, और विपरीत दिशा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण के से होते हुए घूम रही है इसलिए। क्लॉकवाइज कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। एंटी क्लॉक मीन्स उल्टा घूम रही है ये ऐसे करके, यानी घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक 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 करके। आपके पास घड़ी भी होगा, दीवार घड़ी वगैरह कहीं भी लगा होगा, कोई देख लीजिए उसको। अब यहाँ पे कुछ स्थितियों की बात बताई गई है, इसमें कोण बताया गया है। अब कोण देखिएगा तो अगर आप मानचित्र वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में देखिएगा तो यहाँ नॉर्थ होता है, फिर यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ साउथ होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा उत्तर, ये आपका होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। ये क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को देखने में क्या बताना चाहता है। ये देखिए एक समकोण के तरह से बताया गया है। अगर यहाँ से यहाँ तक घूमता है, यहाँ से यहाँ तक, तो समझिए एक समकोण हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक घूमा तो एक समकोण, फिर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो कितना होगा, एक समकोण होगा। फिर यहाँ से यहाँ घुमा तो एक समकोण होगा। फिर यहाँ से यहाँ घुमा तो कितना होगा, एक समकोण होगा। देखा जाए तो पूरा अगर चक्कर लगाए तो कितना समकोण हो रहा है, 4 समकोण हो रहा है। 1 2 3 4, कितना समकोण हो रहा है, 4 समकोण। समकोण कहने का मतलब ये 90 डिग्री, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। डिग्री के बारे में इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे वो चीज़। तो ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री। घड़ी भी देखिएगा ना, आज घड़ी वाला एक सवाल भी इसमें तो है नहीं, लेकिन सवाल भी आप अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा, कभी भूलिएगा तक नहीं। घड़ी से जो भी सवाल आते हैं कि कितना डिग्री का कोण बनता है, वो कभी भूलिएगा नहीं। कैसे होता है वो बता देता हूँ। देखिए पिक्चर आपके सामने सारा चीज़ है, और कभी कभी ना को रिलेट बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। एनसीईआरटी बुक इतने खूबसूरत ढंग से बनाया गया है मैथ को ना, कि अगर आप एक एक पॉइंट को पढ़ो और वास्तविक रूप से उसे सोचो ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोण वगैरह की चर्चा नहीं है, लेकिन अगर आप ये बैठा लो ना, तो आप जानते हो कि समकोण मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हुआ, 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हुआ, 180 डिग्री। तो अगर घड़ी में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ का कोण का मान निकालना होगा तो कितना निकल जाएगा, डायरेक्ट आप कहिएगा कि सर ये तो 180 डिग्री हो गया। अब फिर टोटल का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो अगर बांटना हो 12 से 6 के बीच में, वो कितना कितना डिग्री हम बांट सकते हैं सबको, कि यहाँ तक पहुँचते हुए 80 डिग्री आ जाए, 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री आ जाए। चांद भी आपने देखा होगा ना, तो ऐसे होता है। अब ऐसे होता है को देखिएगा, यहाँ से 0 से शुरू करता है और यहाँ 180 लिख देता है। ठीक वही चीज़ है, यहाँ सीधा रेखा हो गया, कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ। अब 180 डिग्री को कितने भागों में बांटना है, 6 भागों में बांटना है। तो 180 को 6 भागों में बांटेंगे, कितना हो, 6 3 18 यानी 30, यानी 12 से 1 के बीच में कितना होगा, 30 डिग्री। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 30 डिग्री।
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 30 डिग्री। फिर 3 के बाद कितना आता है 4 आता है, 4 के बाद कितना आएगा 5 आएगा, 5 के बाद कितना आएगा 6 आएगा, सबका मान कितना होगा 30 डिग्री। अब जिस ये 5 पे रहेगा तो कितना होगा 30 डिग्री, 6 पे जाएगा तो कितना होगा 30 डिग्री, आ गया 180 डिग्री। जोड़ लीजिए 30 30 60 30, 3 3 चौका 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौका 12 3 5 15 3 चौका 18, 180 डिग्री हो गया। यानी ये टोटल का मान 180 डिग्री हो गया। मान लीजिए 12 है और 12 के बाद ऐसे करके कोण बनाता है, यानी यहाँ 1 पे है, 2 3 छोड़ दीजिए, 1 पे है, तो यहाँ से यहाँ के बीच कितने कोण हुआ यहाँ तक लेके आएगा, मतलब घड़ी जैसे बनाता है वैसे बनाएगा। तो 1 के बीच में मतलब एक लिखा हुआ नहीं, एक तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 5 लकीर होते हैं ना, तो 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 लकीर होते हैं ना, वो 4 लकीर को बांटा गया है ना। तो यहाँ पे आप काउंट कीजिएगा ना कि 1 2 3 4 को ये कितने भागों में बटे होते हैं, को ये 6 के भागों में बटता है, 6 5 30 होता है, को ये हो गया 6 6 12 6 18 6 चौके 24, और ये पाँचवा यानी 1 पे पहुँच जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह बटा हुआ होता है, कोई 6 6 का होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से लेके और सबसे पहला वाला लकीर पे गया है, ये यहाँ मान लीजिए यहाँ गया है, ये दूरी मैं सेम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि माउस से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे गया तो कितना डिग्री का कोण बना, तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं 6 डिग्री का कोण। अब यहाँ से यहाँ टोटल का डिग्री का कितना कोण हुआ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री का कोण, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का कोण। तो ये हुआ बाहरी, मतलब किताब से बाहर का। आपसे क्वेश्चन कोई भी कुछ भी डिग्री का क्वेश्चन पूछ दे तो ऐसे करके हल कर सकते हैं। अब चले थोड़ा किताब के अंदर, मतलब है क्या। तो ये देखिए एक चीज़ मैंने ये छोटा सा चीज़ समझाया, फिर उससे मैंने पूरा एक क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब यही चीज़ यहाँ ले जाके रख दूँ तो अब गुणा कर दीजिए कितना बार में पहुँचता है टोटल लकीर का, तुरंत निकल जाएगा, 2 सेकंड नहीं लगेगा, निकल जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 12 से 6 तक, 12 से 6 तक एक घूर्णन का 1/2 यानी 2 समकोण होता है। कितना समकोण होता है 2। तो 2 समकोण कैसे होगा, तो देखिए इसको इन्होंने क्या किया ना, 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांट के ना काउंट कीजिए, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, 4 भागों में बांटा। तो बट्टे में हम टोटल का लिख लेते हैं 4, पहुंचा कितना बार में 1 और 2, 2 भागों में बांटा, 2 भागों में पहुंचा तो कितना हुआ, तो 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2। कैसे आया ये 1/2, ऐसे आया। यानी इसको इन्होंने टोटल भागों में कितना बांटा है, तो 4 भागों में, 1 2 3 4 भागों में। 4 भागों में इन्होंने दूरी कितना तय की है, तो यहाँ तक आए हैं, तो कितना भाग हुआ, 1 भाग 2 भाग, और टोटल 4 है, 2 भाग वाला ऊपर कर दिए और टोटल का नीचे रखते हैं, तो 2 दूनी 4 कट गया, 1/2 आया। तो वही 12 से 6 तक एक घूर्णन का 1/2 यानी 2 समकोण। काउंट भी कीजिए को कितना समकोण पूरा किया, 1 समकोण 2 समकोण पूरा किया। चलिए 6 से 9 तक, यानी यहाँ से और यहाँ इन्होंने सुई लेके गया है, तो एक घूर्णन का कितना होता है, को 1 समकोण होता है, क्योंकि एक बार में गया। अब आगे देखिएगा तो देखिए 4 हिस्सों में बांट दिए, पूरा कितना किया, 1 ही किया ना, ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, तो टोटल का दूरी कितना है, 4 है, 4 समकोण है, लेकिन उसमें से 1 समकोण किया, यानी 1/4 बराबर, या 1 समकोण इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने कितना दूरी तय किया, ये देखिए, इसको तो हमने ऐसे बांटा था तो हमें समझ में आया। अब इसको कैसे बांटेंगे, इसको कैसे बांटेंगे, यहाँ ऐसे है और ये ऐसे, तो सीधा तो है नहीं, तो इसको कैसे बांटेंगे, तो इसको भी बांटने का उपाय है। चलिए नहीं होता है तो इसे मिटा के मैं कर दूँ, चलिए इसको मिटाते हैं और मिटा के करते हैं हम लोग। चलिए ये बना हुआ है, ये 3 हो गया, यहाँ मान लीजिए 4 लिख देते हैं हम, यहाँ लिखते हैं 5 लिखते हैं, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया और यहाँ 8 हो गया। को इन दोनों के बीच में देखिए कितना संख्या है, 2 संख्या है। अब इसको हम देखते हैं कितना भागों में इसको बांट सकते हैं, 2 संख्या है, फिर यहाँ 2 संख्या छोड़ देते हैं, एक मैं यहाँ रेखा खींच देता हूँ, फिर 2 संख्या में छोड़ दूँ, तीसरा एक यहाँ रेखा खींच देता हूँ, फिर 2 संख्या छूटा हुआ है, चौथा ये हो। अब देखिए कितने भागों में है, 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में। और इन्होंने देखिए डिजाइन किसे बनाया, तो यहाँ से इन्होंने कहा कि यहाँ तक गया है, देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक गया। दूरी काउंट कीजिए, 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, 3 दूरी काउंट किया, यानी 3/4, टोटल 4 है तो 3/4 किया, यानी 3 समकोण। देखा आपने कैसे आराम से हो गया। यानी ये इस तरह के डिजाइन में था, ऊपर देखिए इस तरह के डिजाइन में था तो भी हम आराम से कर ले रहे थे, इस तरह के डिजाइन में भी हमने आराम से किया। कैसे किया, तो हमने देखा कि यहाँ 2 बीच में खंदा बचा हुआ है, तो यहाँ भी हमने 2 छोड़ दिया। चलिए यहाँ भी 2
छोड़ दिया, फिर यहाँ भी हमने 2 छोड़ दिया, तो सबको बराबर बराबर भागों में हमने बांट के देखा, तो ये वास्तविक रूप से 3/4 होगा। सब बराबर होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा, तो ये 3 समकोण के बराबर है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग कोण के बारे में चर्चा करते हैं कि ऋजु कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये सब क्या है, कितना कोण हो सकता है, ये सारा कोण का मान भी हम लोग लिखना शुरू करेंगे। चलिए, इसमें कोण का मान नहीं दिया गया था बुक में, हो सकता है आगे के लेशन में दे, नहीं तो क्लास 7 में वास्तविक रूप से मिलेगा ही हमें। ऋजु कोण उत्तर से दक्षिण तक का घूमना 2 समकोणों के बराबर घूमना है। उत्तर से दक्षिण तक का घूमना है, जैसे उत्तर से दक्षिण तक इन्होंने कहा घूमना है, तो जैसे ये सीधी रेखा इन्होंने बनाया होगा और ये ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने की बात कहते होंगे, नहीं तो ये उत्तर है, अगर ऐसे मैप के अनुसार देखा जाए तो ये उत्तर है, हमने बताया भी था नॉर्थ साइड, और नॉर्थ होगा तो ठीक उसका अपोजिट साउथ साइड होता है, तो ऐसे भी देखिएगा। तो ये उत्तर से ये दक्षिण तक घूमना 2 समकोणों के बराबर घूमना, हमने बताया भी था कि 2 समकोण होंगे, कैसे, ऐसे करके फिर ऐसे करके, तो ये टोटल घूमना कितना हो, 2 समकोण, एक यहाँ 2, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री कहते हैं घूमना। इसे एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये देखिए एक स्ट्रेट एंगल, NS एक सीधी रेखा है, NS मतलब ये N और S एक सीधी रेखा है। तो इसका मान जब भी ऋजु कोण का मान लिखने के लिए बोला जाए तो 2 समकोण होता है, 2 समकोण यानी 90 + 90 यानी टोटल कितना हो गया 180। को ऋजु मतलब क्या, स्ट्रेट एंगल। जब भी क्वेश्चन ऋजु कोण से पूछा जाए ना, तो आपको ऋजु कोण अगर समझ में नहीं आए कि ऋजु कोण क्या है, तो उसका इंग्लिश देखिएगा, लिखा होगा स्ट्रेट एंगल, मतलब सीधी एक रेखा, एक सीधी रेखा। तो ये स्ट्रेट है, ये एंगल है स्ट्रेट यानी एक सीधा एंगल, तो उसका जो मान होगा वो 180 होता है। सीधा रेखा वैसे भी चांद में देखे होंगे, तो सीधा कितना मान होगा इसका, तो इसका मान होगा आपका 180 डिग्री। समझ में आ गया, 0 से ऐसे शुरू होता है चांद में और यहाँ कहाँ तक जाता है 180। और चांद से मापना भी आपको देखते हैं, चांद आगे होगा तो उसकी चर्चा करेंगे। और ये सीधी रेखा कितना है 180। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण के बारे में। को संपूर्ण मीन्स होता है पूरा, संपूर्ण मीन्स क्या होता है पूरा। को पूरा कहने का मतलब ये तो आधा हो गया, ये आधा हुआ ना। अब जब ये जो रेखा है यहीं से स्टार्ट होके, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं पे जाके पूरा घूम के यहाँ आ जाए, यानी 4/4 हो जाए, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, संपूर्ण कोण। यानी ये टोटल होगा आपका मान 180 और 180 कितना होता है, 18 दूनी 36 यानी 360। ये पूरी घड़ी का अगर निकाला जाए कि कोई सुई चली है 12 से, फिर 12 पे जाके रुक गई है, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे करके पूछा जाए तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरा चक्कर काट रहा है, कोई ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री होगा। 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, 36 मतलब 360, 90 90 है सब, तो 9 का हमने पढ़ा 4 बार और 0 1 लगा दिया लास्ट में, कितना हुआ आपका, तो ये हो गया 360। पढ़िए भी इसको, यही चीज़ लिखा होगा। एक ही दिशा में 2 ऋजु कोण या एक ही दिशा में 2 ऋजु कोण या 4 समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है, या 4 समकोण घूमने पर क्या होता है, एक चक्कर पूरा हो जाता है, या एक चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। एक चक्कर क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। आगे इसमें लिखा गया है, एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है, यानी कंप्लीट एंगल कहलाता है। समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, ये देखिए संपूर्ण एंगल का चित्र है, पूरा घुमा हुआ, 12 से चल के 12 पे आया संपूर्ण एंगल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कोण में न्यून कोण का, अधिक कोण का, प्रतिवर्ती कोण का। समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। समकोण मीन्स क्या होता है, समकोण हमने बताया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से जब भी छोटा कोण की बात हो, इससे जब भी छोटा हो तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ये कोण न्यून है, वो कौन कौन सा देखिए। अब इसमें सीसॉ है, सीसॉ इसको कहते हैं सीसॉ। अक्सर पेपर 1 में सीसॉ की चर्चा की गई है, तो सीसॉ जान लीजिए, इसी को कहते हैं हम लोग। सीसॉ में देखिए एंगल इसमें चेक करना है, तो एंगल अगर चेक करने की बात की जाए तो ये क्या है, ये देखिए ये छोटा है,
छोटा कैसे है, तो यहाँ तक आपका एक हो रहा था, यानी 4 हिस्सा में बांटना था, तो एक इधर से बांट दिया हमने, एक इधर से बांट दिया और एक यहाँ से बांट दिया, तो 1 2 3 4 हो रहा। तो देखिए ये पूरा नहीं है, यहाँ तक आता है पूरा होता है 90 डिग्री, लेकिन ये क्या है ना, छोटा है, इससे छोटा है, तो ये क्या है, न्यून कोण है। अब देखिए ये क्या है, न्यून कोण से ये बड़ा है, ये क्या है, न्यून कोण से बड़ा है, यानी ये अधिक कोण कह सकते हैं। अधिक कोण के बारे में चर्चा आगे है, लेकिन यहाँ न्यून कोण के, तो शीशों का ये जो डिग्री है, ये देख रहे हैं, यहाँ तक 90 डिग्री आता है, यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है 90 डिग्री आता है, लेकिन ये छोटा है, तो ये शीशों का हुआ। वैसे ही इसको देख सकते हैं, ये छोटा है, ऐसे ही इसको देख सकते हैं, ये क्या है, छोटा है। अगर ये ऐसे सीधा हो जाता है तो ये हो जाता है आपका पूरा का 90 डिग्री, लेकिन ठीक इसका आधा लग रहा है, तो ये आपका छोटा है। ये पुस्तक खोलना, शीशो, छत की ऊपरी सिरा। तो जब भी न्यून कोण की चर्चा है तो समकोण से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। आगे है अधिक कोण, कि यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा और एक ऋजु कोण कितना था हमारा, ऋजु कोण था 180 डिग्री, और समकोण कितना था 90 डिग्री। को कोई कोण जो समकोण से बड़ा हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो, और एक ऋजु कोण से छोटा हो, तो वह अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिक कोण। अधिक कोण मीन्स थोड़ा अधिक हो, न्यून कोण मीन्स 90 से कम हो, अधिक कोण मीन्स अधिक हो, 90 से अधिक हो। समझ में आया, न्यून मीन्स कम होता है, अधिक मीन्स अधिक होता है। न्यून मीन्स कम यानी 90 से कम, अधिक मीन्स 90 से ज़्यादा। लेकिन लिमिटेशन है अधिक कोण का को कितना, तो ये ऋजु कोण से छोटा होगा, यानी 180 डिग्री से छोटा होगा। अगर इसको भी याद करना है तो त्रिभुज का टोटल का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है, को याद रखिएगा 180 से छोटा करना है अधिक कोण, क्योंकि त्रिभुज से ज़्यादा हमको नहीं रखना। समझ में आ गया, याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक अगर हम रखते हैं तो ये यहाँ तक होता है, ये करके होता है एक समकोण, लेकिन इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है, यानी पूरा एक इतनी बड़ी दूरी है, इसको तय किया है, इसलिए ये क्या है, अधिक कोण है। यहाँ भी देख रहे हैं ये अधिक कोण का माप है। ठीक है, पुस्तक पढ़ने का डेस्क, ये घर, ये दोनों क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिवर्ती कोण, ये क्या होता है, को एक प्रतिवर्ती कोण एक ऋजु कोण से बड़ा होता है और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है। यह इस आकृति में दर्शाए प्रकार का होता है। घड़ी का कोण को देखिए, घड़ी के कोण को देखना है हमें। ऋजु कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। ऋजु कोण कितना होता है, 180 डिग्री से ये क्या होता है, बड़ा होता है। प्रतिवर्ती कोण याद रखिएगा 180 डिग्री से बड़ा होता है। संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इससे छोटा होता है। संपूर्ण मीन्स पूरा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सीधी रेखा में आ जाता तो कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 180 डिग्री, लेकिन उससे यहाँ बड़ा है। जब भी ये बड़े की चर्चा हो तो समझिएगा रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, यानी प्रतिवर्ती कोण है। ये 180 से बड़ा, 360 से छोटा होता है, ये क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। नाम याद रखिएगा, प्रतिवर्ती यानी 180, यानी ऋजु कोण से बड़ा होता है, संपूर्ण कोण से छोटा होता है। तो ये सारे कोण हैं। अब चलिए इससे संबंधित प्रश्न हैं, निश्चित ही आप हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें बना देते हैं जब सामने आया है। तो ऋजु कोण मतलब क्या होता है, ये घूर्णन पे दिया गया है, घूर्णन से मिलाना है। तो ऋजु कोण की जब भी चर्चा होगी तो हम जानते हैं, पहले भी मैंने बताया है कि 1/2 घूर्णन हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/2 घूर्णन यानी 2 समकोण, यानी 180 डिग्री। 1/2 या 2 समकोण भी लिख सकते हैं, 90-90 डिग्री का समकोण होता है, तो 2 समकोण भी होता है। ये लिख नहीं रहा हूँ, समझिए। अब समकोण की चर्चा हो रही है, तो समकोण मीन्स क्या होता है, समकोण मीन्स होता है आपका 1/4 घूर्णन, यानी 90 डिग्री। ये रहा आपका, हम सोच रहे थे कि कहाँ है ये यहाँ है। 1/4 घूर्णन यानी 90 डिग्री। 1/4 का मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये घड़ी है, घड़ी में उन्होंने समझाया था, ये घड़ी है, घड़ी का 4 हिस्सा हमने बांट दिया है। इसमें से 4 हिस्सा यानी 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और ये 4 हिस्सा। 4 हिस्सा में से इन्होंने 1 हिस्सा पूरा किया, यानी ये इतना दूर घूमा, तो ये इतना दूर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। समझ में आया। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन आपके अदर भी मतलब
अदर भी मैथ में अदर भी टॉपिक से आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं कि इतना कलर हमने फिल कर दिया, जैसे ये एक कलर फिल कर दिया, इसको बट्टे में क्या लिखेंगे। 1 to 5 में भी आता है, 6 to 8 में भी आता है। तो इसको लिखेंगे 1/4, यानी कितना भाग इसे कलर किया गया है, तो 1/4 भाग कलर किया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन को रिलेट होते हैं, यानी समझाया कुछ और जाता है। और अगर आपका माइंड ब्रॉड है तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सम्मिलित करके आप समझ सकते हैं। तो अभी हम वहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग समकोण को देख रहे थे। 1/4 यानी घूर्णन है, यानी ये 90 डिग्री है, यानी एक समकोण है। अब हम चर्चा करेंगे न्यूनकोण का। न्यूनकोण का हमने बताया था कि 1/4 घूर्णन से कम होगा, यानी 90 डिग्री से आपका कम होगा। ये एक नंबर 1/4 घूर्णन से कम। अब हम बात करते हैं अधिक कोण। अधिक कोण बीच वाला होता है, यानी वो 90 डिग्री से अधिक होता है। 90 डिग्री यानी 1/4 से अधिक होगा, और हाफ से कम होता है, यानी 1/2 घूर्णन के बीच में होता है, यानी 180 डिग्री के बीच में होता है। ये आपका समकोण से अधिक होता है और 180 से कम होता है, या ऋजु कोण से कम होता है। समकोण से ज़्यादा होता है, ऋजु कोण से कम होता है, याद रखिएगा इसे। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण किसे कहेंगे? तो प्रतिवर्ती कोण कहेंगे जब वो 1/2, यानी वो आपका 1/2, यानी आपका जो ऋजु कोण है उससे, यानी 180 डिग्री से ये क्या होता है? अधिक होता है, या 1/2 घूर्णन से अधिक होता है। परिवर्तित कोण और अधिक कोण में अंतर हमेशा याद रखिएगा। अधिक कोण होता है 180 से कम होता है, 180 से क्या होता है? कम होता है। और ये प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक होता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे एक छूट गया, एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन नहीं दिया गया है। ये जब भी चर्चा की जा रही है तो वो 360 डिग्री की चर्चा कर रही है, जिसे संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया था, लेकिन इसे भी हमने स्पष्ट कर दिया गया। अब चलिए हम कोण का माप लिखते हैं। हम अपनी इस माप को डिग्री माप या अंश माप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिग्री माप या अंश माप के भी नाम से जानते हैं। इसे क्वेश्चन में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है अंश माप को जानना। एक संपूर्ण घूर्णन को 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। पूरे घूर्णन को, यानी ये टोटल घूर्णन को हम लोग कितने भागों में विभाजित करते हैं? 160 भागों में विभाजित करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया गया है। प्रत्येक भाग एक अंश कहलाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? एक अंश कहलाता है, यानी डिग्री कहलाता है। हम 360 अंश कहने के लिए 360 लिखते हैं। हम क्या कहते हैं? 360 अंश लिखने के लिए हम क्या कहते हैं? 360 डिग्री लिखते हैं। आगे इसमें दाईं ओर एक आधा कोण है, ये आधा कोण है। इसमें आधा कोण 45 डिग्री का भाग है। दाईं ओर आपने देखा है कि ये आधा कोण का ये मतलब हाफ है, 45 डिग्री बटे 2, ये हो गया आपका। ये मान लीजिए ये कोण हमने बनाया, ये सीधी रेखा नहीं जा पा रही है। ये मान लीजिए 45 डिग्री का हमने कोण बनाया। इसका आधा देखा जाए तो भागे 2 कर देंगे तो ये आपका मान निकल जाएगा। भागे 2 करेंगे तो ये आपका मान निकल जाएगा। ये 90 का आधा हमने किया तो 45 हुआ, और इसका आधा इतना हो गया। इसके बाद 135 डिग्री के बाईं ओर या आधा कोण इतना होता है। 135 डिग्री यहाँ आ गया, और इसका आधा कितना होता है? तो इतना होता है। इसका भी आधा निकाल दिया है। अब आपके पास कोण मापने का एक यंत्र तैयार हो गया। आपके पास एक कोण मापने का एक यंत्र तैयार हो गया है। इस तरह उन्होंने 4 भागों में बांट दिया है। तो यह एक सन्निकट चांदा है, और यह एक सन्निकट क्या है? चंदा है। अब चलिए चांद को देखते हैं, और चांद में कुछ चीज़ें सीखेंगे। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी आपके पास बॉक्स है, जिसे औजार बॉक्स, टूल बॉक्स या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के नाम से जानते हैं, उसमें देखिएगा कि इस तरह का एक चांद होगा। उसे निकाल लीजिए, देख लीजिए उसे एक बार। बॉक्स में अपने चांद बना कहाँ गया? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपको चंदा बनाया मिल जाएगा। इसे वक्रीय किनारे को 180 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग का एक अंश डिग्री कहलाता है। इस चिन्ह दाईं ओर से प्रारंभ करके दाईं ओर से प्रारंभ करके बाईं ओर 0 से 180 तक लगे होते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ 0 से और यहाँ तक जाइएगा तो 180 डिग्री होता है ये चांद।
मान लीजिए कि आप कोई कोण ABC मापना चाहते हैं। इसे हमने लिखा है कि आप तो इसे निश्चित ही जानते होंगे, लेकिन कैसे मापते हैं वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। बेसिक्स हैं ये, लेकिन जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको ऑप्शन दे देगा, ये सीधे लिखा हुआ, इसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि मापते हैं कि कोई भी नाम दे सीता चांद के सहायता से माप रही है कोण, तो वो किस तरीके से मापेगी। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं या कौन से ऑप्शन गलत है, इस तरह के प्रश्न दिया जा सकता है एक तरह से साइकोलॉजी में। या पूरा ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन जानते हैं सीटेट में लंबे आते हैं, को दे देगा कि ऐसे ऐसे माप रही है, ये प्रक्रिया उन्होंने पूरा किया, और लास्ट में दे देगा कि उसने क्या गलती किया या क्या सही किया। फिर आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे जिसे आपको टिक करना होगा। तो देख लीजिए इन्होंने कैसे करते हैं। एनसीईआरटी में पूरा एक एक लाइन मैंने इसमें डाल दिया है। चांदे को इस प्रकार रखिए कि इसके सीध किनारे का मध्य बिंदु आकृति M कोण के शीर्ष B पर अवस्थित हो। ये B का जो कोण है ना, ये M पे आ जाए। देखिए इन्होंने M के बीच में रखा, देखा आपने। अब अगला पॉइंट है, ये क्लियर हो गया। चांदे को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि किरण BC, किरण देखिए किरण में हमेशा याद रखिएगा ये तीर सा बना रहता है, तो किरण जो ये BC है इस सीध किनारे के अनुदिश रहे। BC इस सीधे किनारे के अनुदिश रहे, यानी ये देखिए सीधे किनारे का अनुदिश है, 40 डिग्री का लगभग बन रहा है। चांदे पर दो स्केल हैं, चांदे पर दो स्केल हैं, देखिए एक ये स्केल है, एक ये स्केल है। वह स्केल पढ़िए जिससे किरण BC चिन्ह 0 डिग्री से मिल रही है। हमेशा याद रखिएगा ये जो BC है ना, इधर ये इधर है, तो जो इधर से रहती है, जो भी रेखा इधर रहेगी हमेशा इधर ही रहेगी आपकी रेखा, और इधर रहेगी, वहीं से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ 0 से। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना, यानी अगर आप इस तरह रखे हुए हैं तो ये और ये मिलना चाहिए, और इधर से स्टार्ट कीजिएगा और उसको पढ़िएगा। और लास्ट वाला एक और लाइन लिखा गया है, वक्रीय किनारे पर किरण AB द्वारा दर्शित चिन्ह कोण का अंशीय माप ज्ञात कराता है। अब AB द्वारा दर्शित चिन्ह, AB द्वारा जो दर्शित चिन्ह है, तो वह कोण का अंशीय माप ज्ञात कराता है। AB द्वारा, देखिए इसके द्वारा, ये आपका A है और ये आपका B था, ये देखिए AB द्वारा जो भी अंशीय माप दर्शाता है वही आपका माप होगा। तो यहाँ पे अगर आकृति में यह 40 डिग्री है, यहाँ देखिए यहाँ 40 डिग्री आपको दिख रहा है, यहाँ 40, पहला वाला ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ इस साइड से हम अगर मापेंगे तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ 40 है, तो इसका माप कितना हो जाएगा, 40 डिग्री है। इसे हम M और कोण ABC 40 डिग्री लिखते हैं, कोण ABC 40 डिग्री लिखते हैं। इसमें एक और चीज़ होता है, जैसे मैं मान लीजिए ये इसको हम रेखा ऐसे बढ़ा दें और फिर रेखा ऐसे बढ़ा दें, तो जब भी मान लीजिए इस कोण का माप निकालना है, जैसे इसका माप निकालना है या इसका माप निकालना है, या मान लीजिए कुछ और रेखाएं ऐसे करके निकली हुई है तो इसका माप निकालना है, तो कैसे इसको निकालेंगे, ऐसे टेढ़ी रेखा है तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए चांद तो आपने इसके लिए ऐसे रखा था, जैसे ऐसे रखा था। अब इसके लिए क्या करते हैं ना, आगे चल के हम आपको कभी बताएंगे, चाहे चांद से खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, बुक में कुछ एग्जाम्पल होंगे तो उसे खुद से करके देखिएगा कि क्या क्या होता है। और उसमें एक और चीज़ देखिएगा ना, जब इधर से करते हैं ना तो उल्टा करके इधर ला के रखिएगा और आप उल्टे तरीके से पढ़िएगा, जैसे यहाँ से पढ़िएगा 10, 0, 10, 20, 30 ऐसे करके पढ़ना होता है, और उसको अच्छे तरीके से बैठा के यहाँ करना होता है। यहाँ पे मैं कभी लाइव कोशिश करूँगा दिखाने का, अगर नहीं हो पाता है तो, अगर आपसे नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर कुछ ऐसे उसमें त्रिभुज वगैरह बने थे जिसे हम माप नहीं पाए लेशन में, तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल इसमें यही था। चलिए अब हम लंब रेखाएं देखते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, देखिए दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यानी काट रही हैं, और उनके बीच का कोण एक समकोण होता है, और उनके बीच का कोण क्या होगा, एक समकोण होगा, तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। वो रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। यदि एक रेखा AB रेखा CD पर लंब है, एक रेखा AB और मान लीजिए ये CD, एक CD पे ये ऐसे जाके लंब है, तो AB ये लंब CD लिखते हैं, AB पे लंब है CD।
अब इसके बाद आगे है, इस प्रकार एम एन रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। एम एन रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। सम मीन्स समान, द्विभाजित मीन्स दो भागों में बांटना। तो यहाँ देखिए, इसको ये जितना बराबर है ये भी उतना बराबर है, ये भी जितना बराबर है ये भी इतना बराबर है। तो एक दूसरे को ये समद्विभाजित करती है, अर्थात बराबर दो भागों में विभाजित करती है, और उस पर लंब भी है, और उस पर एक लंब भी है। इसलिए हम कहते हैं कि रेखा एम एन ए बी का लंब समद्विभाजक है। ए बी का यानी इसका लंब समद्विभाजक है। और इसमें एक और चीज़ देखिएगा, ये तो है ही, साथ में एम एन का भी ए बी समद्विभाजक है, और आपका ए बी का भी एम एन समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में काट रहे हैं, इसलिए ये समद्विभाजक है। एक दूसरे को नहीं, मतलब जो भी एक दूसरे को काटेंगे, ये आधे भागों में काट दिया तो ठीक है, यहाँ से भी अगर कटता तो ए बी का ये नहीं होता, ये केवल एम एन का होता अगर एम एन को हाफ काटा हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये, इसको ध्यान से समझिए, जिसको ये बराबर क्षेत्र में काटे, बराबर ये बराबर है ये बराबर, तो इसका समद्विभाजक है ये। अगर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है इसके, तो इसका समद्विभाजक ये नहीं होगा, लेकिन इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का नामांकन क्या क्या किया गया उसे देख लेते हैं। भुजाओं के आधार पर, भुजा मतलब जैसे में ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में भुजा क्या कहलाती है? भुजा जैसे हमारी हाथ हैं, वैसे ही इसमें भी ये हाथ हैं। इसमें देखिए, त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं से घिरा होता है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। और त्रिभुज का जो मान होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है टोटल मान इसका? 180 डिग्री होता है। यानी जो इसका कोणों का माप होगा, ये कोण, इसका माप, फिर इसका माप, इसमें तीन कोण बनेंगे। इन तीनों कोणों का माप देखा जाए, 1 2 3 को 180 डिग्री होगा, इससे अधिक नहीं होता है। तो एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम लोग पढ़े रहते विषमबाहु त्रिभुज को। विषमबाहु त्रिभुज हुआ विषम बाहु, यानी कोई भी इसका बाह, कोई भी हाथ, हाथ मतलब ये हाथ हुआ है, 2 3 हाथ हैं ही, इसमें भी देखिए 1 2 3 हाथ। जब तीनों हाथ एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें देखिए, ये अगर 8 है तो ये 7 हो सकता है, ये 6 हो सकता है इसकी लंबाई। यानी ये तीनों लंबाई क्या होगा, इसके बाह का लंबाई ये छोटा बड़ा ही होगा। तीनों अगर बराबर नहीं है इसकी भुजाएं, तो इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु यानी प्रत्येक बाह जो है विषम है, अलग अलग है। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब समान द्वि, यानी दो बाह, नाम से ही स्पष्ट है, समान दो बाह, यानी जिसके दो बाह समान हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए यहाँ यहाँ ये दोनों क्या है, बराबर हैं। इसमें भी देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है। ये मान लीजिए 8 है तो ये भी 8 ही होगा, ये 9 है तो ये भी आपका 9 हो सकता है, ये आपका कम हो सकता है, 6 7 जो भी लिखा होगा, नहीं तो इसमें 8 लिखा होगा। कभी कभी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना समद्विबाहु त्रिभुज में, बोल देगा कि उसके समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं इसकी 9 है, या कुछ ऐसे लिखेगा कि आपको शब्द समझ में नहीं आएगा। ये 9 सेंटीमीटर है और एक भुजा उसकी 7 सेंटीमीटर है। तो उसमें देखिएगा दो भुजाओं की चर्चा किसमें है, 9 में है कि 7 में है, वो दो ले लीजिएगा, एक ये ले लीजिएगा। जो भी प्रश्न पूछता है आपका, उस तरीके से आप उसे हल कर दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी समान बाहु, यानी प्रत्येक उसका जो बाहु वो समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये तीनों इसका मान बराबर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नामांकन। कोण के आधार पर त्रिभुजों का नामांकन। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण मीन्स होता है कि वैसा त्रिभुज हो जिसका मान जो हो 90 डिग्री से कम हो, समकोण से कम हो। देखिए ये त्रिभुज अगर हम बना देते हैं तो इसमें प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम हो जाता है। मान लीजिए ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 अगर मान लें, ये भी मान लें 60, तो तीनों क्या है 90 डिग्री से कम है। 6 6 12 6 18, तीनों का मान भी कितना हो गया 180 डिग्री होगा, यानी ये न्यून कोण त्रिभुज है। अगर मान लीजिए यहाँ 50 हो गया
तो यहाँ भी बढ़ेगा क्योंकि टोटल का मान क्या है 180 होना चाहिए, तो यहाँ 70 हम कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी न्यून कोण हो जाएगा। यानी जब भी हो किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इसका भी 50 60 70 कुछ भी रखें, यानी 90 से कम होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण। समकोण त्रिभुज किसी, यदि इसका कोई कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ यहाँ ऐसे त्रिभुज हम बना देते हैं, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें त्रिभुज का नाम भी दिया गया है और पिक्चर भी है इसमें। अधिक कोण त्रिभुज, यदि इसका कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो, कोई कोण क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, तो वह त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए ये सब कम कम है, तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज का उदाहरण था। समकोण त्रिभुज, ये देखिए ये कोण जो है समकोण है। अधिक कोण त्रिभुज, देखिए एक इसका जो है मान वो ज़्यादा है और बाकी दो का मान कम होगा। ठीक है, इसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब सुमेल करने के लिए दिया गया है कुछ क्वेश्चन, उसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए सुमेल भी कर लेते हैं। और इसमें देखिए वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन अब चतुर्भुज में थोड़ा सा हम जान के उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। चतुर्भुज में भी हम सोच रहे हैं कि 10 मिनट और पढ़ा दें आप लोगों को। त्रिभुज के माप, इसको मिला लेते हैं। समान लंबाई की 3 भुजाएं, समान लंबाई की 3 भुजाएं हैं, यानी ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, समान है, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये मिला दीजिए, ये समबाहु रहा। समान लंबाई की 2 भुजाएं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, को समद्विबाहु यानी समान 2 बाहें हों, ये समद्विबाहु त्रिभुज। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, तो ये हो जाएगा विषमबाहु, ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। 3 न्यून कोण, यानी आपका ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री से कम है। एक समकोण, एक समकोण हो गया आपका समकोण त्रिभुज, कहाँ है, यहाँ है। बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण, तो ये हो जाएगा बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ, यानी बराबर लंबाई उसका तो है ही, यानी सब समान है, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। साथ में एक समकोण है, तो ये हो जाएगा आपका बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ, बराबर लंबाइयों की भुजाओं के, बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण, यानी जो उसकी भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की हैं और उसके साथ एक समकोण भी है, तो इसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। दूसरा कोई मुझे ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, यही होगा। बराबर लंबाइयों की भुजाओं, यानी बराबर लंबाई की भुजा हो के साथ एक समकोण है, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। बराबर लंबाई की भुजाएं हैं, यानी 2 भुजाएं बराबर लंबाई की हैं समद्विबाहु, और उसमें एक कोण क्या है, समकोण है, तो ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ऐसे करके। तो ये आपका नीचे वाला 90 डिग्री का हो जाएगा और ये 2 बराबर है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्वेश्चन बन गए। अब चलिए इसमें देख लेते हैं आयत वगैरह के कुछ उदाहरण है उससे। चतुर्भुज में यदि अन्य सेट स्क्वायर एक 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का होता है, इसका 2 सेट लेना है, यानी 2 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स या टूल बॉक्स से आपको ले लेना है। 2 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का लेंगे, फिर उसे युग्म करेंगे तो आपको एक चतुर्भुज प्राप्त होगा, जिसे हम आयत कहते हैं। आयत मतलब इसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये थोड़ा गलत हो गया, ये और ये दोनों भुजाएं क्या है, आमने सामने हैं, दोनों समान हैं। ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, ये आमने सामने की भुजा समान है, इसकी भी आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं समान है। इसे हम लोग आयत कहते हैं। इसमें पिक्चर भी दिया होगा, देखिए ये उदाहरण आयत का, ये और ये और ये और ये दोनों समान है। इसमें हमने ये स्क्वायर का हमने इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि 30 60 90 जब भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 30 60 90, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका आयत ही बनेगा। लेकिन जब हम वर्ग की चर्चा करेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कितना से कितना का है स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे कि वो युग्म आपका वर्ग बनेगा, तो 45 45 90 का 45 45 यानी 90 का आधा होता है। तो देखिए 3 आधा लिए हैं, 90 60, इसका आधा 30,
तो ये आयत बन गया। और यहाँ पे देखिए 45 45 90 के दो युग्म मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका चतुर्भुज, एक वर्ग होगा। इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ये चारों क्या है, बराबर है। पिक्चर में भी देख लीजिए, ये 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 चारों बराबर है। अगर ये 5 है तो सारे का मान 5 होगा। इसमें अगर ये 2 है तो ये सामने वाला 2 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो सामने वाला 3 हो जाएगा। ये चीज़ स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। अब अगला है समानांतर चतुर्भुज। यदि आप 30 60 90 सेट स्क्वायरों को आकृति में दर्शाए अनुसार एक अन्य स्थिति में रखें तो आपको एक समानांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा। ये देखिए इस तरह से इन्होंने रखा है तो ये क्या है आपका समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ देखिए समांतर या समानांतर इसको कहते हैं। ये देखिए ये इसके समान है, इसी के जैसा है, और ये क्या है, इसके जैसे, इसीलिए इसका नाम समानांतर पड़ा। ये इधर समानांतर मीन्स क्या, एक दूसरे के समानांतर जाएं। जैसे रेल का पटरी जो होता है ना वो समानांतर होता है, कहीं जाके ये दोनों नहीं मिलते हैं तो यही समानांतर होता है। इसमें देखिए ये इसके समान है, दोनों जाके कहीं मिलेंगे, ऐसे ही तिरछा बढ़ते हुए चला जाएगा, ऐसे ही तिरछा बढ़ते हुए चला जाएगा। इसमें भी ऐसे ही तिरछा बढ़ते हुए चला जाएगा, ये भी क्या होगा, ऐसे तिरछा बढ़ते हुए चला जाएगा। ये कभी रेल की पटरी की तरह मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। थोड़ा उधर चला गया, थोड़ा और इधर होना चाहिए था, तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं। समचतुर्भुज, सम में समान होता है, चतुर्भुज में चतुर्भुज। यदि मतलब चतुर्भुज में 4 भुजाएं जिसकी होती हैं, तो देखिए इसमें 4 भुजाएं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। यदि आप 4 30 60 90, याद रखिएगा 30 60 90 सेट स्क्वायरों का उपयोग करते हैं, 30 60 90 का 4, तो आपको एक समचतुर्भुज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, समचतुर्भुज प्राप्त होता है। ये देखिए 1 2 3 4 है, चारों का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग एक समचतुर्भुज प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये समान है, ये चारों इसकी भुजाएं जो हैं वो समान होंगी। समलम, यदि आप आकृति में दर्शाए गए अनुसार कई सेट स्क्वायरों का प्रयोग करें तो हमें ऐसा चतुर्भुज प्राप्त होगा जिसकी 2 भुजाएं समानांतर होगी या एक समलंब है। 2 भुजाएं समानांतर हैं और ये क्या है, एक समलंब है। इस तरह की जब भी आकृति मिले तो समझिएगा ये समलंब है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक प्रश्न है और यहीं पे हम वीडियो भी समाप्त करना चाहेंगे। यहाँ पे प्रश्न आपको हम कुछ दे भी रहे हैं, इसको कोशिश कीजिएगा आपको फिल करने का, और कुछ चीज़ें हम समझा देते हैं। जैसे है क्या, सम्मुख भुजाएं हमने बताया, आमने सामने की भुजा है। तो आमने सामने की भुजा में जैसे हम आपको यहाँ पिक्चर, ये पहला वाला क्लियर कर देते हैं, बाकी सब आपको क्लियर करना है। यहाँ पे सपोज कि हम बनाते हैं एक समानांतर चतुर्भुज जो वहाँ पे जिस तरीके से बनाया गया था, सपोज ये समानांतर चतुर्भुज है और इसमें समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये बराबर होती हैं। तो यहाँ समानांतर है, हाँ समानांतर चतुर्भुज में तो समानांतर सम्मुख भुजाएं हो गई, ये इसके समान है, ये इसके समान। समानांतर मीन्स रेडियो ये रेल के पटरी के अनुसार होगा, कभी जाके नहीं मिलने वाली। चाहे ऐसे भी हो सकता है, ये रेल की पटरी कभी जाके नहीं मिलती, तो हाँ बराबर है। तो हाँ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सभी भुजाएं बराबर, तो सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। देखिए ये छोटी भुजा है और ये क्या है, बड़ी भुजा है, तो ये सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। क्लियर होते जा रहा है, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा क्योंकि अगला वीडियो मेरा यहीं से होगा। सम्मुख कोण बराबर हैं, तो सम्मुख कोण हाँ बराबर होते हैं। सम्मुख में सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ विकर्ण की चर्चा है, विकर्ण की चर्चा हम लोग अभी तक नहीं किए थे। तो क्या विकर्ण इसके समान है एक दूसरे के, ये इतना बड़ा हो गया, ये देखिए थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अगर हम अच्छे तरीके से बनाएंगे तो आप जैसे में ऐसे हम छोटा ले लिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं, ऐसे ले लिए, और ये चलिए इतना बड़ा ले लिए, ये ऐसे।
ये सीधा नहीं हो गया, चलिए इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ देखिए ये इसके बराबर विकर्ण नहीं होता है, तो ये विकर्ण जो जब भी बनेगा ना तो इसके बराबर नहीं होता है, क्योंकि सम्मुख है तो केवल एक तरफ का बड़ा होगा, एक तरफ का छोटा हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, विकर्ण इसका क्या होता है, बराबर नहीं होता है। परस्पर लंब, परस्पर लंब एक अच्छा प्रश्न है विकर्ण में। तो परस्पर लंब हम बता देते हैं किसमें किसमें होता है। तो परस्पर लंब जो होता है वो आपका पतंग में होता है, ये लिख लीजिए नहीं होता है तो। परस्पर विकर्ण का परस्पर लंब जो होता है वो आपका वर्ग में होता है, समचतुर्भुज में होता है, और तीसरा आपका होता है पतंग में। पतंग में क्या होता है, परस्पर लंब होता है। लंब कहने का मतलब ये कि अगर ये जो रेखा है, ये जो बीच की बन रही है, ये सब बराबर होना चाहिए, ये बराबर हो, ये बराबर हो, और ये बराबर, सब कोण बराबर होना चाहिए, ये चारों कोण बराबर होना चाहिए। ये होता किसमें, तो वर्ग में होता है। वर्ग, ये चारों ये बराबर है ना, समचतुर्भुज में और वर्ग में होता है। तो ये चारों अच्छे तरीके से आप कॉपी में बनाइएगा तो बन जाएगा। और ये देखिए ये बराबर, अगर हम रेखा अगर खींच देते तो ये देखिए ये जितना बराबर होगा ना, ये भी उतना ही बराबर होगा, फिर वो भी इतना ही बराबर होगा, ये भी उतना ही बराबर होगा, यानी 4 हिस्से में अच्छे तरीके से बांटा गया है। लेकिन ये देखिए ये बड़ा कोण बन रहा है, इतना बड़ा, ये देखिए कितना छोटा कोण बन रहा है, फिर ये छोटा कोण हो गया, ये कितना है, ये बड़ा कोण है। तो इस तरीके से ये क्या है, परस्पर लंब नहीं है। और टोटल का मान देखा जाए तो टोटल का जोड़ कितना होता है, 180, ये 360 होता है। अंदर के टोटल का मान देखा जाए कोण का तो 360 होता है। इसका 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 चारों का मान जोड़ के 90 90 90 90 360 हो गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 360, 9 9 18, 9 चौके 36, 90 90 का होता है, इनको 360 हो गया। अब इसमें देखिए ये छोटा कोण हो जाएगा, ये छोटा कोण हो जाएगा, लेकिन टोटल का मान कितना निकालना है हमको, 360 के बराबर बराबर भागों में नहीं बटा गया है, लेकिन यहाँ बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है, इसलिए ये क्या है, परस्पर लंब नहीं है। और इसमें विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, इसमें विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। तो ये सारी चीज़ है। आयत का आप लोग देख लीजिएगा, और हम आपसे कहेंगे भी कि आयत का आप खुद बनाइए। ये थोड़ा आयत जैसा बन गया है। आयत और समानांतर चतुर्भुज में अंतर होता है, और बहुत सारे अंतर हैं जिसमें कोणों के मान भी अलग अलग होते हैं। अगर आयत की चर्चा की जाए तो आयत का जो मान होता है कोण का, तो ये देखिए ये आमने सामने तो बराबर होते ही हैं, लेकिन आयत में ये होता है ना कि ये भी 90 डिग्री होगा ही, ये भी 90 डिग्री होगा ही, ये भी 90 डिग्री होगा ही, ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो ये सारे कुछ कुछ अंतर हैं जो आगे के क्लासेस में आपको मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे ये कहेंगे कि स्क्रीनशॉट इसे ज़रूर ले लीजिए, और जो भी इसमें हैं वो सारे फिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिल करना आपको बताएंगे। निश्चित ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ बातें आपको समझ में निश्चित ही आई होंगी। बहुत ही बेसिक से लेके चलने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर बताइएगा, उस पॉइंट को अच्छे तरीके से और भी डील करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद हम बहुभुज की चर्चा करेंगे। बहुभुज में आपका त्रिभुज, भुजाएं कितनी होती है, चतुर्भुज में कितना होता है, पंचभुज में कितना होता है, षटभुज में कितना होता है। षटभुज में नाम से ही स्पष्ट है, त्रि मतलब 3, चतुर्भुज में यानी 4, पंचमी से 5, षटमी से 6, अष्टमी से 8। ये सारे हैं, आकृति भी बना दिया गया है। इसके अलावा और भी त्रिविमीय आकार वगैरह के बारे में, शंकु वगैरह के बारे में चर्चा है। फिर लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ में लाइक करना ना भूलें, और इसमें इस चीज़ को फिल करना भी आप घर पे ना भूलें, ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट है कि नहीं ये सारा चीज़ पता चले। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक प्रश्न आप सभी के लिए है। रिजु कोण जो होता है उसका मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि ये मैथ का वीडियो अपने अच्छे तरीके से पढ़ा था और समझ में भी आया। अब वीडियो को रिमाइंड करते हैं तो इसका मतलब आपका थोड़ा मतलब वो क्षमता है किसी चीज़ को कैप्चर करने का, वो थोड़ा स्लो है, तो उसको फास्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए अपने माइंड में, और वो ज़्यादा तभी होगा जब मन को शांत करेंगे। तो सुबह में मॉर्निंग में आप मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मन शांत होता है, फिर आपने वीडियो देखा, तुरंत आपने कमेंट करके बता दिया कि रिजु कोड का मान इतना होता है, यानी सारा चीज़ आपकी मेमोरी में फीड हो गया है, सारा चीज़ याद हो गया है अच्छे तरीके से। तो इस कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें कि आपने ये वीडियो पूरा देखा और आपने कमेंट में जवाब भी दिया। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक दे हमें विदा, धन्यवाद।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।